हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। चलिए तो फिर से आपका स्वागत है एसवी एजुकेशन एकेडमी में। और आज हम लोग नीट 2025 का केमिस्ट्री का वीडियो सॉल्यूशन लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर पहला सवाल आपका है। तो बेटा पहला जो क्वेश्चन है वो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से है ना। और यहाँ पे दो ट्रांजिशन आपको दी हुई है बच्चों। इन दो ट्रांजिशन में हम लोगों को दोनों ट्रांजिशन में जो वेवलेंथ रेडिएट हो रही है उनका रेशियो कैलकुलेट करना है। तो बेटा तो ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये जो ट्रांजिशंस दिए हुए हैं इसमें वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर डी 1 बाय एन आई स्क्वायर माइनस 1 बाय एन एफ स्क्वायर जेड स्क्वायर। जहां पे एन आई जो होगा वो क्या होगा बेटा, लोअर एनर्जी लेवल हमेशा, है ना। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो जब हम ये एक्सप्रेशन लेंगे, चाहे ये ऐसा एक्सप्रेशन एनर्जी का हो या फ्रीक्वेंसी का हो या वेवलेंथ का हो, हमको हमेशा बेटा आरडी की वैल्यू फ्रीक्वेंसी की में, एनर्जी में, वेवलेंथ में बदलेगी, लेकिन ये एक्सप्रेशन नहीं बदलेगा। जहां पे एनआई जो होगा वो हमेशा लोअर एनर्जी लेवल होगा और एनएफ जो होगा बेटा वो हमेशा हायर एनर्जी लेवल होगा। तो पहला अगर हम लोग रेडिएशन देखें, मतलब पहले ट्रांजिशन से जो वेवलेंथ रिलीज हो रही है अगर हम वो देखें तो देखेंगे बेटा आर डी 1 बाई एन आई स्क्वायर। मतलब ट्रांजिशन कहां से है बेटा, एन इज इक्वल टू 2 टू एन इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे इनिशियल हो जाएगा 2 और फाइनल हो जाएगा 3। ठीक है क्या। तो इसको अगेन अपन आगे सॉल्व करेंगे बेटा। तो ये हो जाएगा 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा बेटा 36 और यहां हो जाएगा 9 माइनस 4। सॉल्व करेंगे आगे तो ये आएगा 5 आर डी बाई 36। क्लियर है क्या। ये हमारे इस ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट हुई है। अगेन जो दूसरा ट्रांजिशन है उसके लिए अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू आर डी। जो ट्रांजिशन हुआ है वो कहां से हुआ है बेटा, 4 to 6 हुआ है। तो 1 बाय 4 स्क्वायर माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा बेटा 6 स्क्वायर। तो ये हमको मिलने वाला है आर डी 1 बाय 16 माइनस 1 बाय 36। ये क्या हो जाएगा बेटा आर डी 16 इंटू 36, 36 माइनस 16 ये हो जाएगा बेटा 20 आर डी बाय 16 इंटू 36। पूरा सॉल्व नहीं करेंगे बेटा, लास्ट में वो सारी वैल्यूज कट जाएंगी क्योंकि देखो यहाँ पे भी 36 है, यहाँ पे भी 36 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 20 है। तो कुल मिला के होना क्या है, क्योंकि हमको रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे बेटा 1 बाय लैम्डा 1 डिवाइड बाय 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 5 आर डी बाय 36 और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा 20 आर डी बाय 36 इंटू 16। जो कुछ भी कट रहा है काट दो, आर डी कट गया बेटा, 5 ये 4 हो गया, ये 36 हो गया, 16 ऊपर चला जाएगा, 16 बाय 4 क्या हो जाएगा बेटा 4 बाय 1। और यहां से क्या आने वाला है, नहीं 4 बाय 1। यहां से क्या आने वाला है बेटा, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इज लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इज 4 बाय 1। तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 क्या हो जाएगा 1 बाय 4। वैसे देखो बेटा ये यहां से अपने को समझ में आया, या तो ऑप्शन 4 बाय 1 या तो 1 बाय 4, लेकिन ये रेशियो इस ट्रांजिशन से इस ट्रांजिशन के लिए निकालना था, इसीलिए ऑप्शन 4 जाएगा बेटा 1 बाय 4। तो बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन था, इसमें हमको कुछ नहीं करना था। ये जो सारे स्टेप्स मैंने किए हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताए हैं। अगर आप एग्जाम में अगर इसको बनाए होंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये 2 स्टेप से ज्यादा आपको लगा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर बताएंगे आपको। चलिए तो अगला सवाल है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ऑप्शन ए बोल रहा है, ए दिया हुआ है अनलाइक गैलियम दैट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। बच्चों पता है कि गैलियम की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो ये स्टेटमेंट तो पहले ही क्या हो गया, रॉन्ग हो गया।
सीजियम हैज अ वेरी लो मेल्टिंग, यस ये सही बात है, सीजियम की मेल्टिंग पॉइंट जो होती है लो होती है, लेकिन गैलियम की भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। तो ये है आपका इनकरेक्ट। आपसे पूछा है कि ट्रू, करेक्ट पूछा है। ऑन पॉलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट द सेम। अगेन बेटा नाइट्रोजन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, मतलब ये भी फॉल्स है। अगला है कि यहां पर देखे रखा है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है आर्गन। आपको पता है कि 18 इसका एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे 18। पोटेशियम +1 में है 19 एटॉमिक नंबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 18। क्लोरीन जो होता है 17 होता है, -1 है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम 20 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, अगेन 18 इलेक्ट्रॉन। सल्फर का 16 होता है एटॉमिक नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, अगेन 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब इन सबका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 18। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, मतलब जिनके भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट दिया हुआ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। ये ऑर्डर देकर रखा है बच्चों। आपको पता है ये कैसे निकालते हैं कि जैसे अगर हम लोग देखिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और सिलिकॉन है, ये एक ही पीरियड के एलिमेंट्स है और हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो आपको पता है कि साइज क्या होती है, डिक्रीज। साइज डिक्रीज होती है तो आयोनाइजेशन क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। पर क्या रेगुलरली इंक्रीज होती है, नहीं, रेगुलरली इंक्रीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये एक जो है ये स्टेबिलिटी पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यहां पर आपको पता है कि मैग्नीशियम सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर हम लोग देखें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आउटर मोस्ट शेल का अगर देखें ये 3s1 हो गया, मैग्नीशियम का हो जाएगा 3s2, एल्यूमिनियम का होता है 3s2 3p1 और सिलिकॉन का होता है 3s2 3p2। तो यहां पे देखेंगे स्टेबल कॉन्फिगरेशन किसका है, मैग्नीशियम का है। तो जो स्टेबल कॉन्फिगरेशन रखता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है उसके पड़ोसी एटम से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो नेबर एटम से ज्यादा होगा, मतलब मैग्नीशियम की IE एल्यूमिनियम से ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा जो IE है वो सिलिकॉन का तो है ही, देन उसके बाद फिर अब एल्यूमिनियम नहीं बल्कि मैग्नीशियम, देन फिर आएगा आपका सिलिकॉन और फिर आपका आएगा सोडियम। मतलब ये वाला जो ऑर्डर है वो है इनकरेक्ट। और नेक्स्ट ई देख रखा था एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिथियम एंड रुबिडियम। अब आपको पता है कि लिथियम से अगर हम लोग देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, टॉप टू बॉटम अगर आ रहे हैं हम लोग तो साइज क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, इंक्रीज। तो नो डाउट बेटा सीजियम की जो साइज है वो रुबिडियम और लिथियम से तो ज्यादा ही होगी क्योंकि ये तो ग्रुप में है। तो अगेन ये वाला जो ई है वो ट्रू है। तो आप देखिए क्या क्या ट्रू नजर आ रहा है, सी और ई, और जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, ये आपका सवाल है। बिल्कुल सर, ये सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है और यहाँ पे ये आपका केटाइनिक जो टेबल हम लोगों ने पढ़ा था बेटा उससे डायरेक्ट सवाल बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसको हमको अरेंज करना है। अब जैसे मेरे को तुरंत में जो चीजें याद आ रही है वो ये कि Al3+ जो होता है वो ग्रुप 3 का होता है, मतलब D2। अब देखेंगे यहाँ पे, देखो बेटा ये D1 है, ये भी D1 है, ये D4 है और यही अकेला क्या है, D2 है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है बेटा कि एक ऑप्शन से हम बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं उनको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। बस एक बार और चेक कर लेता हूं, ये करेक्ट आंसर बोल रहा था, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो ये जो D है ये हो जाएगा 2 और A का क्या हो जाएगा बेटा, ये CO का हो जाएगा बेटा 3rd, Mg का क्या हो जाएगा बेटा, Hg का ये हो जाएगा आपका ग्रुप 4 और Pb2+ का क्या हो जाएगा बेटा, ग्रुप 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन हमारा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सर ये आपका क्वेश्चन है, लीजिए। तो अगला सवाल ऑर्गेनिक्स है। तो यहाँ पर देख रखा है ये एक कंपाउंड है, एल्कीन है बेसिकली, इसमें HBr के साथ है बेंजोइल परऑक्साइड। अब आपको पता है HBr के साथ बेंजोइल परऑक्साइड मतलब परऑक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। और वो कौन से किसके हिसाब से होता है, वो होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होता है, राइट। तो यहाँ पर आपका फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो ये है आपका साइक्लोपेंटीन मिथाइल 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन है, इसमें हमको दिया हुआ है HBr के साथ में आपको दिया हुआ है परऑक्साइड। तो यहाँ पर हमको फ्री रेडिकल्स मिल जाते हैं H and Br फ्री रेडिकल। और अटैक कौन करता है बेटा, Br अटैक करता है। तो चलिए पाई बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर ये फ्री रेडिकल बना तो ये भी यहाँ पर भी क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा। मतलब यहाँ पे होगा होमोलिसिस, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा। और अटैकर कौन होता है, Br फ्री रेडिकल, और जो कि कहाँ पे अटैक करेगा बेटा, इस वाले फ्री रेडिकल पे अटैक करेगा, ताकि बचा हुआ जो फ्री रेडिकल है
उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या बनता है, फ्री रेडिकल, तो बेटा बी आर यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बच जाएगा, और देन फाइनली एच यहाँ पे अटैक करेगा तो देखो बी आर यहाँ जुड़ रहा है और एच यहाँ पे जुड़ रहा है, तो फाइनली पहला जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे आ गया, ये CH3 यहाँ पर आ जाएगा H और यहाँ पर आ जाएगा Br। तो चलिए ये हो गया। अब इसके बाद फिर HBr के बाद दिया हुआ है आपको KCN, मतलब पोटेशियम साइनाइड का यहाँ पे आपको रिएक्शन दिया हुआ है, तो बेटा यहाँ पे हमको न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, CN-, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और ये SN2 टाइप का होगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे जो SN2 रिएक्शन होगा इसमें ये बैक अटैक करेगा इस कार्बन पर और Br- एज ए लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा बाहर। तो अब ये जो बनने वाला है ये बनने वाला है साइनाइड अटैक करेगा बेटा, तो ये हो जाएगा आपका C∧N, ठीक है ना, कार्बन नाइट्राइल जुड़ गया यहाँ पे साइनो कंपाउंड। देन अब अगला आगे देके रखा है, नेक्स्ट देके रखा है सोडियम के साथ इथाइल अल्कोहल, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो साइनाइड को 4 हाइड्रोजन से रिड्यूस करता है। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे साइनाइड है C∧N और यहाँ पे सोडियम के साथ में जो इथाइल अल्कोहल है वो 4 हाइड्रोजन से जो रिड्यूस करेगा, तो वो कैसे रिड्यूस करेगा, तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है दोनों पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक कर देंगे एक एक करके, और इधर भी 2 H चिपकाएंगे, इधर भी 2 H चिपकाएंगे, फाइनली जो बनने वाला कंपाउंड है वो ये हो जाएगा आपका CH3CH2NH2, ये प्राइमरी अमाइन बनने वाला है, और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सर ये आपका सवाल है। जी सर, ये बिल्कुल अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है बेटा, और यहाँ पे हमको एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट है ना, हीलियम के लिए बेटा, और Li2+ के लिए हम लोगों को एनर्जी और रेडियस कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी के लिए क्या हो जाता है बेटा, En = -RD है ना, और Z², और ये क्या हो जाएगा बेटा n², जहाँ पे RD की जो वैल्यू है वो क्या होती है 2.18 × 10⁻18 जूल, और मुझे ख्याल से ये भी सारा जो है बेटा जूल में ही दिया हुआ है। तो हम लोग फर्स्ट बोर ऑर्बिट अगर कैलकुलेट करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए बेटा है ना, सॉरी हीलियम के लिए करेंगे तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, और जो Z है बेटा वो यहाँ पे क्या रखने वाले हैं 2। तो एनर्जी ऑफ दी फर्स्ट सेल है ना, किसके लिए बेटा, हीलियम प्लस के लिए क्या हो जाएगा -2.18 × 10⁻18, ठीक है। Z क्या हो जाएगा बेटा 2 × 2 4, और n = क्या हो जाएगा 1, ठीक है क्या। सिमिलरली बेटा अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं आपका क्या रेडियस, तो रेडियस के लिए हम लोग क्या जानते हैं बेटा 52.9 है ना, और n²/z, जहां पे z अगेन क्या होने वाला है बेटा एटॉमिक नंबर होने वाला है, और n की वैल्यू क्या होने वाली है बेटा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को हीलियम प्लस के लिए और Li+2+ के लिए दोनों के लिए हम लोगों को क्या मिलने वाला है बेटा, रेडियस मिलने वाला है, क्लियर है। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे, मतलब यहाँ पे अगर आप ये जैसा वैल्यू मैंने पुट कर रखी है, ये वैल्यू आप पुट करेंगे बेटा, तो यहाँ पे आपको आंसर आने वाला है बेटा Li2+ के लिए, जहाँ पे Z की वैल्यू क्या होने वाली है 3, और हीलियम के लिए जहाँ पे Z की वैल्यू क्या होने वाली है बेटा 2। तो यहाँ पे ये हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो आने वाला है जो फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है -19.62, क्योंकि बेटा अट्रैक्टिव फोर्स है तो एनर्जी हमेशा माइनस में आती है, और रेडियस पिकोमीटर में आने वाली है। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है किसमें आती है बेटा पिकोमीटर में। जब आप 52.9 कांस्टेंट लेते हो तो वैल्यू किसमें आती है पिकोमीटर में, क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट बेटा, चलिए तो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक। बेटा पैरामैग्नेटिक नेचर क्या होता है, जो ऐसा स्पीसीज जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या हो अट्रैक्ट हो। अब ये कैसे देखेंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो स्पीसीज क्या होगा पैरा, और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो क्या होगा डाया। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है NiCl4। बेटा आप देखो यहाँ पर आप ये ध्यान रखना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ना तो आपको अप्लाई करना होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं है तब आप अप्लाई कर सकते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलिए सबसे पहले देखते हैं NiCl4। देखिए यहाँ पे लाइगेंड क्या है, क्लोरीन है जो वीकर लाइगेंड है। सबसे पहले आप निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, तो देखो क्लोरीन होता है 4 है तो ये -4 हो जाएगा, और यहाँ पर टोटल चार्ज 2 - मतलब निकल का होगा +2, मतलब निकल इसमें क्या है +2 में है। तो निकल +2 में है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो चलिए निकल का
वैसे होता है, एटॉमिक नंबर है 28, 4s2 3d8 होता है। क्या होता है? 4s2 3d8। अब +2 तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मतलब 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बच जाएगा 3d8। इतना क्लियर है? 3d8 4s 0। चलो तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 3d8 आप लोग फील कर लो बेटा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब मुझे बताएं क्या क्लोरीन वीकर लाइगेंड है? यस, तो क्लोरीन वीकर लाइगेंड है। तो जब वीकर लाइगेंड होता है तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होता, तो पेयरिंग पॉसिबल नहीं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्योंकि 4 है तो यहाँ पर क्लोरीन जो है 4 क्लोरीन निकल को अपना लोन पर डोनेट करेंगे, मतलब निकल को 4 वैकेंट और वाइटल अवेलेबल कराने होंगे। तो 4 वैकेंट और वाइटल यहाँ तो अवेलेबल हुए नहीं, तो हमको आगे देखना पड़ेगा, एक देखना पड़ेगा S और बाकी देखना पड़ेगा किसमें? P में। मतलब 4 जो मिलेंगे हमको आगे मिलेंगे S और P में, मतलब एक S 3 P, मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। काम की बात अगर हम लोग देखें कि पैरा है कि डाया है, तो क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 है, मतलब ये है पैरा मैग्नेटिक नेचर और साथ में है टेट्राहेड्रल। हालांकि अभी हमको देखना है मैग्नेटिक नेचर। ये हो गया, तो ये हो गया आपका पैरा। लेकिन ऑप्शन कई सारे हैं तो हमको आगे भी बढ़ना है। निकल CO4 NiCO4, तो बेटा आपको पता है कि मेटल कार्बोनिल में मेटल का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो हमेशा 0 होता है, तो यहां पर निकल जो है वो 0 में है। जब निकल 0 में तो इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 3d8 4s2। और कार्बोनिल जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड की प्रेजेंस में 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 3d8 में क्या हो जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब 3d8 में 4s के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो 3d8 क्या हो जाएगा? 10। जब 3d 10 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? पेयर्ड। और जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए मतलब ये हो जाएगा डाया, मतलब ये हो गया बेटा, ये है आपका पैरा, ये हो जाएगा आपका डाया। NiCN4 2- में अगेन देखेंगे तो निकल 2+ में है, तो निकल फिर से 2+ में हो जाएगा, लेकिन साइनाइडो जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड है, और जब स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड है तो ये क्या कराएगा? पेयरिंग कराएगा। तो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पेयर्ड हो जाएगा। और जैसे ही पेयर्ड हो गया तो इस केस में अगेन एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, मतलब ये फिर से जो हो जाएगा ये हो जाएगा डाया मैग्नेटिक इन नेचर। और यहां पर अगर हम लोग देखें निकल H2O6 2+ में, तो निकल 2+ में है, यहाँ पे फिर से निकल 2+ में है। और वाटर जो होता है ये एक वीकर लाइगेंड होता है। तो चलिए देखते हैं 6 वैकेंट ऑर्बिटल निकल अवेलेबल कराता है। हालांकि काम की बात तो हमको मैग्नेटिक नेचर की देखनी है। तो चलिए, तो निकल 2+ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d8, और मैंने आपको बताया था जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, क्वेश्चन करने का वे होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, नॉट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो चलिए, तो इलेक्ट्रॉन है 3d8, 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, ओनली 3d8 है। तो यहाँ पर बेटा 1, ये बेटा आपको पता है कि ये यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होगी तो यहाँ पे नीचे रह जाएंगे T2g और ऊपर चला जाएगा क्या? Eg। अब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 1 2 3 वीकर लाइगेंड है, चौथा ऊपर जाएगा, 4 5 देन 6 7 8। तो देखिए अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, और क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है मतलब ये अगेन क्या हो जाएगा? पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। और निकल ट्राइफेनाइल फॉस्फेन अगर यहाँ पे हम देखें टेट्रा ट्राइफेनाइल फॉस्फेन निकल है, तो अगेन यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से 0 होगा। सेम यही कहानी होगी 3d8 4s2। और ट्राइफेनाइल फॉस्फेन अगेन एक स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड है, इसमें भी 4s के इलेक्ट्रॉन 3d8 में शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब 3d10 का कॉन्फ़िगरेशन होगा ये होगा, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, अगेन ये हो जाएगा डाया मैग्नेटिक इन नेचर। तो पैरा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। तो कहाँ है ऑप्शन नंबर ए एंड डी ओनली, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 दिया है लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया एंड आर्सेनिक कैन फॉर्म आर्सिन। बिल्कुल सही बात है कि नाइट्रोजन जो होता है लेकिन वो अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, यस NH3 एग्जिस्ट करता है। और वैसे आर्सेनिक भी AsS3 इसको भी ये आर्सिन कहते हैं, ये भी एग्जिस्ट करता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो है आपका करेक्ट। स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटॉक्साइड। बेटा आपको पता है एंटीमनी कौन से ग्रुप का है? नाइट्रोजन फैमिली का है। तो आपको पता है नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ। अब आपको पता है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है NH2NP3, मतलब ये +3 के साथ साथ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो ये +3 भी शो करेंगे, और 2 भी साथ में कर दिए तो ये +5 भी शो करेंगे। अब आपने इनट पेयर इफेक्ट पढ़ रखा है, तो जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ते जाती है, और आपको दिखाई कहां पे देता है? मेनली दिखाई देता है बिस्मथ में, मतलब बिस्मथ में +3 की स्टेबिलिटी +5 से ज्यादा होती है, और ऊपर वाले में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अब बात चल रही है एंटीमनी की, तो एंटीमनी +5 में स्टेबल होता है। तो यहां पर एंटीमनी जो है वो पेंटॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है, मतलब Sb2O5 एग्जिस्ट करता है, Sb2O5 एग्जिस्ट करता है क्योंकि Sb +5 में एग्जिस्ट करता है।
हाँ Bi2O5 ये एग्जिस्ट नहीं करता, बिस्मथ यहाँ पे +5 में एग्जिस्ट नहीं करता, पर एंटीमनी +5 में एग्जिस्ट करता है। मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है कैन नॉट फॉर्म जो बोल रहा है वो गलत है, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग टू मेन ग्रुप एलिमेंट। सबसे पहले आपको ध्यान रखना मेन ग्रुप एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा, इसको मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं, इसको नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो आपको देखना है कि कौन से एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है। तो चलिए, तो आप देखिए नियॉन 3s1 बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया है, एस ब्लॉक का है, मतलब ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स है। ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s3d3 इलेक्ट्रॉन 3d में गया हुआ है। अगेन ये जो है किसका है बेटा, डी ब्लॉक का है, मतलब ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स नहीं है। सी के देखिए क्रिप्टॉन 4d10 5s 5p5 लास्ट इलेक्ट्रॉन 5p में गया है, ये p ब्लॉक का है। तो अगेन ये क्या है आपका एस मेन ग्रुप एलिमेंट्स है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, p में, तो ये भी आपका है मेन ग्रुप एलिमेंट्स। यहां पे देखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में गया है, आपको पता है 3d10 4s1 कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, तो ये भी ये d ब्लॉक का है, अगेन ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स नहीं है। और यहां पर अगर देखेंगे रेडॉन 4f14 6d2 7s2 बेटा आपको लग जरूर रहा है। देखो मैं एक बात बताना चाहूंगा, इलेक्ट्रॉन 5f में नहीं गया है, पर फिर भी ये 5f मतलब F ब्लॉक का एलिमेंट है, थोरियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन D में गया है, पर ये थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक्सेप्शनल है। हालांकि ये S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, मतलब अगेन ये इनकरेक्ट है। तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स हो जाएगा आपका A एंड C ओनली, A एंड C ओनली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। बेटा ये अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर का तीसरा क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सप्लेन किया है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी किसी तरीके से एक्सप्लेन किया है, मल्टीपल प्रोपोर्शन भी किया है, लेकिन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ये हमारे देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3 क्वेश्चन बन गए बेटा अभी तक, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स KO2। अच्छा, जो आपके नीट में आया है बेटा वो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि KO2 में K के नीचे अंडरलाइन है ना, मतलब K के लिए पूछा गया है, तो अल्काली मेटल है बेटा, तो +1 ही होना है इसका, है ना। क्या होना है, +1 होना है। अच्छा, ये है H2O2 परऑक्साइड, तो परऑक्साइड में क्या जाएगा बेटा, ऑक्सीजन लिंकेज है बेटा, तो ये क्या जाएगा बेटा -1, क्या जाएगा -1 जाएगा यहाँ पे। और H2SO4 पे सल्फर का क्या होगा, तो सल्फर का क्या होगा बेटा +6 होगा, क्या होगा सल्फर का +6 होगा। ठीक है, तो +1 -1 एंड +6, पहला ऑप्शन आपका बेटा सही है यहाँ पे, +1 -1। KO2 में K का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, H2O में O का -1 है, क्योंकि H2O2 में परऑक्साइड लिंकेज है इसलिए -1, और H2SO4 में सल्फर के ऊपर क्या आ गया बेटा +6 आ गया। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये हमारा केमिकल का। आप देखो देखते भी चलो कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इफ द हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट, क्या बोल रहा है बेटा कि जो T हाफ है वो क्या है बेटा 1 मिनट है, कितना है 1 मिनट है। ठीक है, देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज क्लोजेस्ट टू, तो 99.9% के लिए क्या हो जाएगा बेटा T 99.9% के लिए क्या हो जाएगा। देखो वैसे तो हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी हुई है कि 99.9% जो होता है वो 10 टाइम्स होता है T हाफ के, तो 10 टाइम्स होता है T हाफ के, तो हाफ कितना था बेटा फर्स्ट ऑर्डर में, तो जो हाफ लाइफ रहता है वो कांस्टेंट रहता है, तो 10 × 1 मिनट, 10 × 1 मिनट क्या हो जाएगा 10 मिनट, क्या हो जाएगा 10 मिनट, 10 × 1 मिनट इज 10 मिनट। अगेन इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं बेटा, जो नॉर्मल मेथड है आपका वो क्या है, देखो T हाफ जो है वो होता है 0.693 बाई K, और ये चीज कैसे आई थी बेटा 2.303 इंटू log 2 डिवाइड बाई K से आई थी। अब जो यहाँ T 99.9% कैसे निकलेगा बच्चे, तो देखो 2.303 बाई K log, और अगर ये परसेंट में दिया है तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ले लेते हैं। अब ये जो होता है ये क्या है, ये x है, मतलब 99.9 चला गया तो बचा कितना 0.1, क्या हो गया बेटा 0.1, तो ये हो गया बेटा 2.303 बाई K
लॉग और ये हो गया 1000, मतलब 2.303 बाई के, ठीक है। लॉग 10 की पावर यहाँ पे क्या हो गया बेटा 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2.303 बाई क्या हो गया बेटा के। ये आपका क्या हो गया बेटा T 99.9%। अब अगर हम चाहे, देखो ये यहाँ पे बन चुका है बेटा, लेकिन मैं जनरल इसको एक्सप्लेन करने के लिए है ना आपको समझा रहा हूँ। अब जो अगर मैं T हाफ और T 99.9% का रेशियो लूंगा तो ये हो जाएगा 2.303 log 2 डिवाइडेड बाई के, और ये हो जाएगा बेटा 3 इंटू 2.303 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा, सारी चीजें कट गई बच्चे, सारी चीजें कट गई, ये कट गया 2.303 कट गया, log 2 की वैल्यू 0.3 बाई 3 कितना आ गया बेटा 10 मिनट। ये देखो यहाँ पे T है, अगर इधर जाए इधर आएगा कितना आ जाएगा बेटा आपका 10 मिनट। तो आंसर आ रहा है बेटा आपका 10 मिनट। 0.3 बाई 3 1/10 और 1/10 क्या आने वाला है बेटा यहाँ से T 99.9% क्या होने वाला है बेटा 10। ठीक है, रेशियो चेंज हो जाएगा, अगर इसको मैं पलटूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा है ना, T आप नीचे आ जाएगा, अगर वो 1 मिनट है तो 99.9% क्या होने वाला है बेटा 10। तो आंसर क्या जाता है बेटा हमारा 10। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट सर आप देखिए जी। चलिए बेटा, तो यहाँ पे क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। यस, यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं और उसका आपको क्या देखना है कि लाइट की जो वेवलेंथ है उसके एब्जॉर्ब करने का सही ऑर्डर क्या है। तो ये आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ रखा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं E = hc/λ, ठीक है ना। तो वहां पर जो एनर्जी जो होती है वो वेवलेंथ के क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो कम वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा। तो चलिए, तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं यार, ये जो है क्वार्ट्स नंबर 6 है, 6 है, 6 है, मतलब ये तीनों की तीनों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो आपको पता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो कम होती है। तो जिसकी एनर्जी कम होगी उसका वेवलेंथ क्या होगा ज्यादा होगा। तो बेटा सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ वाली लाइट जो एब्जॉर्ब करेगा वो कौन करेगा C। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है हायर वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब करेगा वो हो जाएगा C, ठीक है ना। मतलब ऑप्शन 3 और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या है इनकरेक्ट है। देन हम लोग आगे देखते हैं बेटा। चलिए ये तो हो गया, बचा A B D। अब इसमें देखेंगे कि सारे के सारे लाइगेंड्स अगर हम लोग चेक करें तो ये वीकर लाइगेंड्स है, मतलब सबसे वीकर लाइगेंड कौन है H2O, देन इससे स्ट्रॉन्गर है NH3 और सबसे स्ट्रॉन्गर है कौन CN-। मतलब यहां से अगर आगे बढ़ते जा रहे हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड क्या होती जा रही है बढ़ते जा रही है। इससे क्या हो रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है। मतलब जब इधर एनर्जी बढ़ते जाएगा तो वेवलेंथ क्या होते जाएगा कम, मतलब सबसे कम जो वेवलेंथ जो वाली लाइट जो एब्जॉर्ब करेगा वो CN करेगा। तो CN कौन से ऑप्शन नंबर B में है, तो B सबसे कम है। चलो यहाँ पे दोनों में क्या है B, तो B से ज्यादा कौन हो जाएगा फिर NH3 जो कि है A, और देन उससे ज्यादा हो जाएगा कौन D। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा B से ज्यादा, फिर A के बाद D के बाद C, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर्स। कौन सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगा। चलिए, तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि एक या तो डबल बॉन्ड सिस्टम हो या तो फिर रिंग सिस्टम हो, ठीक है ना। और इसमें इन दोनों ही कार्बन पे प्रेजेंट जो ग्रुप होंगे वो क्या होने चाहिए अलग अलग होने चाहिए, ये कंडीशन होता है। या इसमें कम से कम 2 कार्बन ऐसे हों जो sp3 हो और उन दोनों ही कार्बन में जुड़े हुए जो ग्रुप है वो क्या होने चाहिए अलग अलग, ये तो कंडीशन है सिस ट्रांस आइसोमर्स का। तो चलिए देखते हैं पेंट 1 तो पेंट 1 क्या होता है बेटा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप देख पा रहे हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लेकिन इस कार्बन पर दोनों ग्रुप क्या है सेम है, दोनों हाइड्रोजन क्या है सेम है। मैंने क्या बोला दोनों को अलग अलग, इस पे भी दोनों अलग अलग होने चाहिए, इस पे भी 2 अलग अलग होना चाहिए। तो इसमें जो 2 अलग अलग है, एक है आपका प्रोपाइल और एक था हाइड्रोजन, पर इनमें दोनों हाइड्रोजन क्या है सेम है, मतलब ये सिस ट्रांस आइसोमर शो नहीं करेगा। ऑप्शन नेक्स्ट अगर देखिए 2 मिथाइल हेक्स 2 इन, तो बेटा हेक्स क्या हो गया 6 कार्बन 1 2 3
4 5 6 और 2 पे इन है, मतलब ये इधर 1 to 2 पे क्या हो गया, इन। 2 मिथाइल है, मतलब यहां पर हो जाएगा एक कार्बन का मिथाइल। अब आप देख पा रहे हैं अगेन इस कार्बन पर ये जो दो मिथाइल है वो दोनों सेम है। जब दोनों सेम है अगेन ये सिस ट्रांस शो करेगा क्या, नहीं, तो ये भी सिस ट्रांस शो नहीं करेगा। अगला है 3 पे 1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, मतलब ये साइक्लोप्रोपेन है और दोनों ही 1 डाई, दोनों ही मिथाइल सेम कार्बन पर है, 1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अगेन बेटा मैंने आपको बताया साइक्लिक कंपाउंड में क्या कंडीशन है, कम से कम 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिसमें 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों। तो बेटा इसमें भी 2 सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसमें भी 2 सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं। कोई भी एक अगर सेम निकल जाए वो सिस ट्रांस शो नहीं करता, मतलब ये सिस ट्रांस शो नहीं करेगा। 3 एलिमिनेट हो गए, चौथा यही आपका करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। नंबरिंग कर दो बेटा, किसी को भी 1 दे दो, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसमें भी एक मिथाइल है, इसमें भी एक मिथाइल है। अब आप देखो इसमें मिथाइल हो गया और बेटा अंडरस्टूड है कि एक H होगा, इसमें मिथाइल हो गया, अंडरस्टूड एक H होगा। मतलब यहाँ पे 2 कार्बन ऐसे हैं जो sp3 हैं और दोनों ही पे ही 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब ये आपका सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगा, एक बार सिस और दूसरी बार ट्रांस। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा केमिकल काइनेटिक्स का है और देखिए फॉस्फोरिक एसिड आयनाइजेस इन 3, बेटा ये पॉलीबेसिक एसिड है ना, 3 steps with their ionization constant values Ka1, Ka2 and Ka3 respectively, while K is the overall ionization constant, which of the following statements are true? तो बेटा सबसे पहले इसको समझ लेते हैं अपन, है ना। पॉलीबेसिक एसिड है, ये क्या है बेटा, H3PO4 है, बोलो हाँ। अब H3PO4 फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ बेटा, H+ और H2PO4 माइनस में ब्रेक हुआ, आयनाइज हुआ, पहला स्टेप है ये, स्टेप 1 हो गया ये। नेक्स्ट स्टेप 2 में क्या होगा बेटा, स्टेप 2 में क्या होगा कि जो H2PO4 माइनस है वो टूटेगा बेटा H+ और HPO4 -2 में, क्लियर है क्या। नेक्स्ट बेटा स्टेप 3 में क्या होगा बच्चे, स्टेप 3 में क्या होगा कि ये जो HPO4 -2 है ये ब्रेक होगा बेटा, आयनाइज होगा H+ PO4 -3। मतलब ये 3 स्टेप्स में हो रहा है बेटा, पॉलीबेसिक एसिड है। अब देखो ध्यान से समझो, होता क्या है बेटा कि हर स्टेप में क्या हो रहा है बेटा, देखो ये जो H2PO4 माइनस है ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस पे क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो H+ को वापिस अट्रैक्ट करके बैकवर्ड रिएक्शन देने की टेंडेंसी क्या होते जा रही है बेटा, इंक्रीज होते जा रही है। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो सबसे ज्यादा कम नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट बेस पे किस पे है, H2PO4 माइनस पे, मतलब फर्स्ट स्टेप पे। और नेगेटिव चार्ज कम है तो H+ को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी बेटा, कम होगी। तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट बेस पे बढ़ रहा है, बैकवर्ड मतलब H+ को अट्रैक्ट करके बैकवर्ड रिएक्शन देने की टेंडेंसी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। तो मुझे ये बात समझ में आती है कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता चला जाएगा कॉन्जुगेट बेस पे, वो उतना स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट, उतना स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, मतलब ये उतना जल्दी H+ लेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये वीक कॉन्जुगेट बेस है इनके रेस्पेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका कांस्टेंट जो स्टेप 1 का कांस्टेंट है वो K1 है, स्टेप 2 का कांस्टेंट K2 और स्टेप 3 का कांस्टेंट K3। अगर मैं तीनों स्टेप को मैं क्या कर दूंगा बेटा, ऐड कर दूंगा, तो देखो ये यहां से कट गया, ये यहां से कट गया, आना क्या है H3PO4 क्या दे रहा है बेटा, 3H+ प्लस PO4 -3। और इसके लिए जो कांस्टेंट होने वाला है K, वो क्या होगा बेटा, जब मैं 2 या 2 से ज्यादा है ना इक्विलिब्रियम वाली रिवर्सिबल रिएक्शंस को ऐड करता हूं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं बेटा, मल्टीप्लाई होते हैं। तो K1 इंटू K2 इंटू K3। अब इसमें 2 बातें हमेशा याद रखना बेटा, 2 बातें क्या, तो पहली बात, जब भी पॉलीबेसिक एसिड या पॉलीएसिडिक बेस का क्वेश्चन होगा तो 2 बातें हमेशा ध्यान रखना है, ये मेरे नोट्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी यही है। अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे थे, तो देखिए बच्चों, पहली बात क्या कि क्योंकि कॉन्जुगेट बेस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब ये और वीक एसिड होता चला जा रहा है, तो जो Ka1 होता है ना बेटा वो बहुत ज्यादा होता है K2 से और K2 बहुत ज्यादा होता है K3 से। इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये कि अगर आप देखोगे बेटा
इस सॉल्यूशन में जो टोटल H प्लस आ रहा है, टोटल H प्लस आ रहा है, वो पहले स्टेप से भी आ रहा है, दूसरे स्टेप से भी आ रहा है और तीसरे स्टेप से भी आ रहा है। लेकिन एक बात याद रखना कि K1 जो है वो बहुत ज्यादा है, Ka1 है ना, Ka2, Ka3। तो क्योंकि K1 बहुत ज्यादा है ना बेटा, तो ये H प्लस जो पहले स्टेप से आने वाला H प्लस इतना ज्यादा है कि उसके सामने ये नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो H प्लस टोटल H प्लस 1 के जो पहले स्टेप से आने वाले H प्लस आयन कंसंट्रेशन है उसके इक्वल हो जाता है। अब देखो यहाँ पे इतनी बातें हमको समझ में आ गई है, इतनी बातें हम लोगों ने समझ ली है। अब आगे ऑप्शन को समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन log k इज इक्वल टू log k1 प्लस log k2 प्लस log k3। सीधी सी बात है, जब हम लोगों ने अभी पढ़ा कि k इज इक्वल टू k1 इंटू k2 इंटू k3 हो रहा है, तो दोनों साइड log लगाएंगे, नेचुरल log k, नेचुरल log k1 इंटू k2 इंटू k3, इसको एक्सपेंड करेंगे तो नेचुरल log k इज इक्वल टू नेचुरल log k1 प्लस नेचुरल log k2 प्लस नेचुरल log k3। इसको बेस 10 में चेंज करेंगे, इधर वाला 2.303 इधर वाले से पूरा कट जाएगा। ये सही है बेटा, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, next H3PO4 is a stronger acid than H2PO4 minus and HPO4 minus। सही बात है भाई, पहले स्टेप से जो पहला स्टेप में कॉन्जुगेट इसका जो कॉन्जुगेट बेस है उस पे एक ही नेगेटिव चार्ज है। सही बात है, K1 K2 K3, K1 बहुत ज्यादा है K2 से, K2 बहुत ज्यादा है K3 से। सही बात है, ये कोई कहानी हमको समझ में यहाँ पे नहीं आती है। तो A B C तीनों ही सही है बेटा, A भी सही है, B भी सही है और C भी सही है। A भी सही है, B भी सही है और C भी सही है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया था, एक बार और देख लो बेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सर को दे रहा हूँ। चलिए, तो अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन एज द प्रोडक्ट। कौन बेंजीन नहीं देगा? तो बेटा देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है ये सोडियम का बेंजीन कार्बोक्सिलेट है, सोडा लाइम के साथ हीट है तो आपको पता है ये डीकार्बोक्सिलेशन करेगा और यहाँ से क्या निकल जाता है, CO2 निकल जाता है बेटा, और फाइनली ये बन जाता है बेंजीन। ठीक है ना, यहाँ पर आपको बन जाएगा बेंजीन, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, साथ में बन जाएगा बेंजीन बन गया, इसके अलावा बन जाता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर बेटा ये नॉर्मल हेक्सेन है, 6 कार्बन का है, यहाँ पर मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड है, ये ऑक्सीडेशन या इसको ऑक्सीडाइज करेगा और ऑक्सीडाइज इस तरीके से करेगा कि यहाँ पे कंपाउंड बन जाता है एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन। तो यहाँ पे 6 कार्बन का अगेन रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है बेंजीन। ये एल्केन में आपने पढ़ रखा है बेटा, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन में हमने देख रखा है कि यहाँ पे इस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है कि ये बन जाता है बेंजीन। ये एसिटाइलिन है, इथाइन है, जब इसको हम लोग रेड हॉट आयरन ट्यूब से इसको पास कराते हैं तो अगेन ये एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, जो अगेन क्या है, बेंजीन। जब तब इसमें हम लोग 3 मॉलिक्यूल्स काम में लेते हैं एसिटाइलिन के, और ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब इसको हम लोग वार्म वाटर, बेटा आपको पता है ये जो है ना 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल होता है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल होता है। इसको हम लोग नॉर्मल ठंडा पानी भी डाल दें ना, जिसके टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो, ये रिएक्ट कर जाता है। लेकिन इसकी रिएक्टिविटी हम लोग बढ़ाने के लिए, फास्ट रिएक्ट करें, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वार्म वाटर डालते हैं, जहां पे H2O एक न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करता है और इसमें अटैक करेगा और अटैक करके इसको कन्वर्ट करता है किसमें, फिनॉल में। मतलब जैसे अगर ये बेंजीन डाइसोनियम आयन है, यहाँ से N2 जो प्लस है तुरंत इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके N2 के फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। जब यहाँ से -N2 हो गया मतलब ये बन जाएगा फिनाइल केटायन, तो उसी वक्त तुरंत यहाँ पर क्या करेगा बेटा, जो H2O है एज अ न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक करेगा और अटैक करके फाइनली बना देगा फिनॉल। मतलब जो 4th ऑप्शन है उसमें जो है बेंजीन नहीं बनेगा बल्कि क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल है सर। बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था, अभी हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगेन एक केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ 0.050 मोल पर लीटर। ये क्या है, क्या है ये, कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन ऑफ अ मोनो बेसिक वीक एसिड इज 90 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसका मतलब क्या है बेटा कि मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C क्या है, 0.05 मोल पर लीटर पे ये था। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या थी, 90 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बहुत बढ़िया। फिर आगे, इट्स एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी एज्यूम। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा पूछ रहा है बेटा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर है क्या? अब
यहां पे तुमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? बेटा ये वीक एसिड का दिया हुआ है, ये केटायन का दिया हुआ है और ये एनायन का दिया हुआ है। अब मोनोबेसिक वीक एसिड बोल रहे हैं, मतलब केटायन और एनायन का क्या हो जाएगा? देखो अगर मैं यहाँ पे देखो मोलर कंडक्टेंस, अगर मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करूं ए बी का, तो क्या हो जाएगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए प्लस और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ बी माइनस, तो डायरेक्ट एडिशन से हो जाएगा बेटा। 349.6 प्लस 50.4, तो ये आपका आ जाएगा बेटा, ये पॉइंट में ये हो गया 10 है ना, और ये हो गया 9 और ये 10, ये आ गया बेटा 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हमको पता चल गया, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C पता चल गया। तो अल्फा कैसे पता चलेगा? अल्फा इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा बेटा आपका 90 और नीचे आ जाएगा 400। इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने पे जो वैल्यू मिलने वाली है वो मेरे ख्याल से 0.225 है। इसको सॉल्व करने पे 0.225 वैल्यू आने वाली है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर बताएंगे आपको। चलिए, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो स्टेटमेंट 1 है, ए हाइपोथेटिकल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। बेटा जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो स्टेबल होगा क्या? नहीं, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो वो स्टेबल नहीं होगा। कोई भी कंपाउंड स्टेबल तब होगा जब उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज्यादा में होगा। ठीक है क्या? मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। बेटा बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन होता है? बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2 है, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 3। मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ते जा रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होते जा रहा है? कम। तो यहां पर बेटा बॉन्ड लेंथ कम होगा अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहां पर अगेन ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, फॉल्स, मतलब सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Out of the following complex compounds, which of the compound will be having the minimum conductance in solution? बेटा कौन मिनिमम कंडक्टर है सॉल्यूशन में, ये बोल रहा है। तो चलिए, तो आपको पता है कि ये जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, जब हम लोग इसको इस कंडक्टिविटी देखते हैं तो अपन बेटा वाटर में डालेंगे और जो जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस देंगे उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे देखूं तो चलिए यहाँ पर तो ओवरऑल जिसका चार्ज क्या है बेटा? 0 है, मतलब ये तो कोई आयन कंडक्ट कर ही नहीं रहा है, मतलब सबसे मिनिमम कंडक्टिविटी तो नंबर 1 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा यहां पर भी ओवरऑल चार्ज क्या है? 0 है, कोई भी चार्ज नहीं, ये भी मिनिमम कंडक्टिविटी है। मतलब यहां पर ऑप्शन आपको 2 दिखाई दे रहे जो मिनिमम कंडक्टिविटी है। आगे अगर मैं बढ़ूं इसमें, इसको अगर मैं एक्वा सॉल्यूशन में डाला तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे बेटा? ये 3Cl माइनस देगा और यहां पर हो जाएगा क्या? अगर ये -3 है यहां पे हो जाएगा +3, मतलब टोटल नंबर ऑफ आयंस इसमें कितने हो गए? 4। और इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए बेटा? -1 +1, तो दोनों हो जाएंगे ये +1 और ये इसमें हो जाएंगे नंबर ऑफ आयंस 2। इसमें नंबर ऑफ आयंस 2 है, इसमें नंबर ऑफ आयंस 4 है, इसमें नंबर ऑफ आयंस 0, इसमें भी नंबर ऑफ आयंस 0। मतलब इस क्वेश्चन के आपको 2 करेक्ट ऑप्शन नजर आ रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो वैसे तो अगर हम देखा जाए बेटा कि या तो दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो अगर कोई एक सेलेक्ट करना हो तो मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर आप देख पा रहे हो कोबाल्ट जनरली +3 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और +3 को बैलेंस कर रहा है इसका -3, तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? 0। अगर यहाँ पर कोबाल्ट +2 में रहा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, +2 में है तो ओवरऑल +2 ये -2 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये +3 में है, अगर ये +3 में है तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज +1 होना चाहिए था, जिसको इसने मेंशन नहीं किया है। तो ये करेक्शन हम लोग मान सकते हैं, ये सोचकर हम ऑप्शन नंबर 2 को छोड़कर ऑप्शन नंबर 1 को करेक्ट करना चाहिए। हालांकि अगर जैसा क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मैच लीस्ट फर्स्ट एंड लीस्ट 2। तो बेटा यहां पर दिया हुआ है, चलिए जेनॉन O3 के बारे में दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग है। तो जेनॉन, बेटा जेनॉन में लोन पेयर कितने होते हैं? तो 4 लोन पेयर होते हैं और जिसमें एक O3 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं बेटा, 1
2 और ये 3। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितने लोन पेयर और कितने सिग्मा बॉन्ड इसके अराउंड। हाइब्रिडेशन में अपन क्या देखते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो ये हो गया एक लोन पेयर और सिग्मा कितने, 1 2 3, तो 3 सिग्मा एक लोन पेयर मतलब 4 मतलब हो जाएगा sp3। sp3 कहाँ है, तो sp3 हो गया। और बेटा शेप अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो पहले तो ज्योमेट्री अगर sp3 का अगर हम देखें तो टेट्राहेड्रल हो गया। लोन पेयर अगर रख दिया तो लोन पेयर को आप छिपा दो, आपको दिखाई देगा पिरामिडल, मतलब sp3 पिरामिडल, मतलब xenon O3 का हो जाएगा sp3 पिरामिडल। नेक्स्ट xenon F2 की अगर हम लोग बात करें, xenon F2 अगेन लोन पेयर कितने हो गए आपके, 4 लोन पेयर है। F2 कितने हो गए, 2 फ्लोरीन हो गए, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन। कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा, 3 और 2 5 मतलब बेटा sp3d। और sp3d की ज्योमेट्री जो होती है वो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल होते हैं इसकी ज्योमेट्री। शेप अगर देखें तो लोन पेयर को हम लोग लगते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे। जैसे हमने लोन पेयर को रख दिया हमको शेप नजर आया लीनियर, मतलब sp3d और साथ में होगा लीनियर। तो ये हो जाएगा xenon F2 का शेप लीनियर और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। xenon OF4 अगेन xenon की कंपाउंड है। लोन पेयर अगर हम लोग फिर से देखें 4 लोन पेयर है, ठीक है ना। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन हो गया, 4 फ्लोरीन हो गए, 1 2 3 4। अगेन आप देखिए काउंट करें, एक लोन पेयर है और 4 और 1 5 सिग्मा है, मतलब 5 और 1 6 लोन पेयर करके हो गया 6 मतलब हाइब्रिडेशन हो जाएगा आपका sp3d2। तो चलिए ज्योमेट्री अगर हम लोग निकालें sp3d2 की तो वो होता है ज्योमेट्री स्क्वायर बाई पिरामिडल। और लोन पेयर को हम लोग यहाँ पे रखते हैं क्या, एक्सियल पोजीशन में। और जब उसको छिपा दोगे तो आपको क्या नजर आएगा, एक स्क्वायर और साथ में एक पिरामिड, मतलब स्क्वायर पिरामिडल, मतलब sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल। ये हो जाएगा आपका xenon OF4 का शेप। और बच गया xenon F6। xenon F6 में अगेन हम लोग देखेंगे बेटा, तो ये xenon हो गया। लोन पेयर फिर से मैंने रख दिया, 4 लोन पेयर हो गए। कितने फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन मतलब 6 सिग्मा और एक लोन पेयर मतलब 7 मतलब sp3d3। और sp3d3 इसका जो शेप होता है बेटा वो क्या होता है आपको पता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर इसकी जो ज्योमेट्री होती है कुछ ये ऐसा होता है और एक लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर की वजह से ये इसका जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टेल कहते हैं। मतलब xenon F6 का जो है वो है sp3d3 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इनमें से कोई ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलो बेटा ये फिर अगेन केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है ना। और हम लोगों को एक रिएक्शन दिया हुआ है जहाँ पे एंथैल्पी जो है ना, वो -74.8 किलो जूल पर मोल है। इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स गिव्स एन अकाउंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबो रिएक्शन। तो रिएक्टेंट क्या किया बेटा, कुछ है ना एक्टिवेशन एनर्जी एब्जॉर्ब किया है और उसके बाद क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, मतलब प्रोडक्ट नीचे आएगा। ये यहाँ पे प्रोडक्ट ऊपर है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऊपर है ना, मतलब इन दोनों में से एक होगा बेटा, है ना। और अब इसका जो डेल है बेटा वो -74.8 किलो जूल पर मोल है। मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो डिफरेंस है ना बेटा वो 74.8 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे देखो, ये जो डिफरेंस है बेटा, ये आपको क्या बताता है, ये आपको डेल एच बताता है। और प्रोडक्ट क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक है, इसलिए प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है बेटा, कम है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है हमारा वो सही है बच्चों। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ह्यूमिडिटी मैच करना है अपने को। ह्यूमिडिटी क्या है बेटा, लिक्विड इन गैस, है ना। तो ए का सेकंड, तो देखो ए का सेकंड, ये पहले दो ऑप्शन है। अब बी देख लेते हैं। अलायस क्या है बेटा, सॉलिड इन सॉलिड, मतलब बी का क्या हो गया, फर्स्ट, ये बी का फर्स्ट, यही होना चाहिए बेटा। सी का क्या है, अमलगम क्या है बेटा, अमलगम क्या है, लिक्विड इन सॉलिड। और स्मोक क्या है बेटा, सॉलिड इन गैस। सेकंड ऑप्शन सही है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। सर आप ले लो। तो चलिए यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है किसका, बेसिक स्ट्रेंथ का। तो क्या किया बेटा, एन मिथाइल एनिलीन है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये है आपका एनिलीन NH2, इसमें एक H हटाकर लगा दिया आपको मिथाइल, एन मिथाइल एनिलीन है। एक दिया हुआ है बेंजीन अमाइन, मतलब बेंजीनामाइन मतलब ये एनिलीन है, ठीक है ना। और एक दिया हुआ है इथेनामाइन CH3CH2 NH2 इथेनामाइन। और एक दिया हुआ है एन इथाइल इथेनामाइन CH3CH2 N CH2CH3, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर बेसिक
ऑर्डर जो है बेसिक स्ट्रेंथ जो है हम लोग देखेंगे। तो आपको पता है बेटा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब यहाँ पर लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज्ड है, और यहाँ पर जो लोन पेयर वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। आपको पता है कि लोकलाइज्ड लोन पेयर जो है वो लोकलाइज्ड लोन पेयर आसानी से लोन पेयर क्या कर सकता है, किसी को डोनेट कर सकता है, क्योंकि वो ज्यादा अवेलेबल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इन दोनों से ज्यादा होगा। ठीक है, अब इन दोनों में भी किसका ज्यादा होगा बेटा, तो आपको पता है यहाँ पर अगर कुछ भी मीडियम नहीं दिया गया है, इसका मतलब हमको क्या मानना है, एक्वस मीडियम। और एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होता है वो 231 का ऑर्डर होता है। 2 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, और देन लास्ट में अमोनिया। तो 2 डिग्री बेटा ये आपको 2 डिग्री मतलब एन इथाइल इथेनामाइन सबसे ज्यादा होगा इसका बेसिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे ये दो जगह है, एक एन इथाइल इथेनामाइन यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है। देन इसके बाद फिर आएगा इसके बाद फिर आएगा इथेनामाइन, वो भी इन दोनों में सेम जगह है। देन फिर इन दोनों में अगर देखें बेटा, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि सेकेंडरी का ज्यादा होता है एरोमेटिक में, और देन फिर होता है क्या, अगर वैसे देखें तो टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो यहाँ पे सेकेंडरी है और देन फिर ये प्राइमरी है। तो इसके बाद फिर आ जाएगा एन मिथाइल एनिलीन, और लास्ट में एनिलीन या बेंजीनामाइन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है, बेटा अगेन जो हमारा जो सवाल है वो मोल कंसेप्ट से है। अमॉन्ग द फॉलोइंग चूज द वंस विद इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। क्या बोल रहे हैं, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। बेटा इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती किए होंगे। देखो 212, अच्छा बहुत मजेदार बात क्या है कि आपको आपके टाइम को बचाने के लिए आपको मोलर मास दिया हुआ है सभी का। तो 212 ऑफ Na2CO3 मोलर मास है 106, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 कितने हो जाएंगे बोलो। ये हो जाएगा 212 ग्राम, ये हो जाएगा 106 ग्राम पर मोल। तो क्या मोल हो गए बेटा, 2 मोल। कितने मोल आ गए, 2 मोल आ गए, ठीक है। अब देखो एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम्स हैं, 3 + 1 4, 4 + 2 6। तो बेटा 2 मोल में कितने, एक मॉलिक्यूल में टोटल 6 एटम है, एक मोल में 6 मोल एटम्स होंगे, तो 2 मोल्स में कितने होंगे, 12 मोल एटम्स। 12 मोल एटम्स, 2 मोल में टोटल 12 मोल एटम्स होंगे। मतलब मैंने सोडियम, ऑक्सीजन और कार्बन मिला के बोला है। तो यहाँ पे 12 मोल आ गए बेटा, 12 Na आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये 62 है और ये 248 है। तो अगर अपन Na2 को देखें बेटा, तो ये आपका टोटल 4 मोल आएगा। ये कितने मोल आ जाएंगे, 4 मोल। 4 मोल क्या, Na2O, 4 मोल क्या, Na2O। और एक मॉलिक्यूल में टोटल 3 एटम्स हैं, तो एक मोल में 3 मोल एटम्स होंगे, तो 4 मोल में कितने होंगे बेटा, 12 मोल एटम्स। 12 मोल एटम्स। तो यहाँ पे भी क्या है बेटा, 12 Na आ गया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया। अब 240 ग्राम NaOH है, मोलर मास 40 है। तो बेटा यहाँ पे देखो 240 ग्राम है, ये 40 है, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 6 मोल हो गए। और 6 मोल टोटल कितने हो गए बेटा, 6 मोल हो गए। और एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम्स हैं, 3। तो ये आ गए आपके 18 मोल्स। ये हो गया 18 Na, ये क्या हो गया 18 Na। 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, टोटल 6 मोल हाइड्रोजन, एक मोल में 2 एटम, तो कितने हो गए बेटा, यहाँ पे भी आ गया बेटा 12 Na। क्या आ गया, 12 Na। 220 ग्राम ऑफ CO2, अब ये आपका 5 मोल हो गया बेटा, क्योंकि 44 ग्राम है, तो ये कितना हो गया बेटा, 5 मोल। एक मोल में टोटल कितने एटम्स, 3, तो ये कितना हो गया बेटा, 15 Na। तो क्या बोलती है पब्लिक, बोलो। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, मतलब A, B एंड D। बेटा सेकंड सही है यार अपना, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं बेटा। चलिए तो ये तो बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन, इसमें तो बहुत सीधा सा आंसर है बेटा, किसकी कमी से कौन सा डिसीज हो रहा है। तो विटामिन जो B12 है, इसकी कमी से तो क्या होता है बेटा, परनीसियस एनीमिया होता है ना। विटामिन डी की कमी से क्या होता है बेटा, रिकेट्स होते हैं, तो आप लोगों को पता ही है। विटामिन B2 की कमी से यहाँ पे होता है चिलोसिस, माउथ में होता है बेटा। और विटामिन B6 की कमी से क्या होता है आपका कन्वर्जन्स। तो इसका तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला है एसिडिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है बेटा, तो चलिए देखते हैं।
तो चलो, तो सब बेटा आपको पता है कि यहाँ पर जब भी हम लोग एसिडिक नेचर का ऑर्डर देखते हैं तो अपन क्या बोलते हैं बेटा कि जैसे ये सबके सब कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एसिड क्या करेगा, H+ फायर करेगा और H+ फायर करने के बाद बनाएगा एनायन। तो इस एनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसका करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल उतना ही अच्छा एसिड होगा। जब H+ फायर करने के बाद जो एनायन बनेगा उस एनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसका करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल उतना ही अच्छा एसिड होगा। तो बेटा सबसे ज्यादा अगर हम लोग देखें, मतलब अब देखो, अब यहाँ पर अगर R जो है अगर ये एल्काइल हो गया तो ये प्लस आई लगाएगा और प्लस आई लगाकर वो एनायन की स्टेबिलिटी क्या करेगा, कम। माइनस में जितना ज्यादा माइनस आई लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ गए तो वो उसकी स्टेबिलिटी क्या कर देगा, कम कर देगा। मतलब अगर इसमें R अगर एल्काइल है तो वो उसकी स्टेबिलिटी कम कर देगा। तो यहाँ पर अगर देखिए तो फॉर्मिक एसिड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे H है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 और 4 में है फॉर्मिक एसिड। देन फिर हमको देखना है नंबर ऑफ कार्बन्स, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे प्लस आई बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर 1 ही है, तो इसके बाद फिर ये आएगा, फिर यहाँ पे 2 एल्काइल आएगा, फिर यहाँ पे 3 एल्काइल आएगा। मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, प्लस आई बढ़ते जा रहा है, प्लस आई बढ़ते जा रहा है, स्टेबिलिटी कम होते जा रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगला सवाल बोल रहा है, फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसिडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। बेटा आपको पता है पैरामैग्नेटिक नेचर क्या होता है, ऐसे कोई भी स्पीसीज जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक नेचर क्या करते हैं, शो करते हैं। तो फेरो जो है उसका एक्सट्रीम फॉर्म है, यस, जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो फेरो होते हैं। तो ये तो बात सही हो गया कि फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसिडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, करेक्ट स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट नंबर 2 देख रहे हैं, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम 2+ आयन इज द सेम एज दैट ऑफ एन नियोडाइमियम 3+। तो चलिए एक बार देख लेते हैं बेटा, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा एटॉमिक नंबर होता है 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या, 3d5 4s1, इससे पहले होता है इनर्ट गैस, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3d5 4s1 है। अब क्रोमियम किसमें है, +2 में, तो अगर +2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो ये हो जाएगा 3d4। 3d4 मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा आपके पास, यहाँ पर है 4। अब अगर हम लोग देखें नियोडाइमियम जिसका एटॉमिक नंबर 60 देके रखा हुआ है, तो बेटा आपको पता है अगर 60 एटॉमिक नंबर तो अपन इसका कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सबसे पहले बेटा इससे पहले आने वाला इनर्ट गैस हो गया ज़ेनॉन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 54, और देन फिर 6s, ठीक है, 6s 4f 5d 6p, ये सब चलाते हैं। अब चलिए इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 54 के बाद 6 हमको भरना है, तो 2 इसमें चला जाएगा, बच गए कितने, 4, तो 4 इसमें चले जाएंगे, 4f4, तो ये हो जाएगा 60 एटॉमिक नंबर, यस और नो। तो चलिए +3 में बोल के रखा है, तो +3 में बोल के रखा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट सेल से बाहर निकलते हैं, तो पहले 6s से निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए और 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया बेटा 4f4 से यहाँ से, मतलब अब ये हो जाएगा 4f3। तो जब 4f3 हो गया बेटा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो जाएंगे 3, मतलब इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो क्या दोनों के सेम है, नहीं सेम नहीं है, मतलब फर्स्ट तो करेक्ट है पर सेकंड इनकरेक्ट है। फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज क्या बेटा, फॉल्स। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट सर ये आपको। अब इसमें ऐसा है कि ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन इसमें दी हुई है और उसी को ये क्वेश्चन टेबल के फॉर्म में कर दिया गया है। पहला क्या है बेटा, CHCl3 और C6H5NH2, ठीक है क्या। तो इसका क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसका क्या दिया हुआ है, सिंपल डिस्टिलेशन, मतलब फोर्थ। कहाँ है बेटा फोर्थ, 2 ऑप्शन है हमारे पास, पहला और दूसरा। बी का क्या है बेटा, थर्ड। ये देखो क्रूड ऑयल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्या होता है बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से होता है। यहां पे भी दिया है थर्ड, यहां पे भी दिया है थर्ड, तो दोनों ही सही चल रहे हैं अभी तो। अब देखिए ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाइफ, ये क्या मेथड दिया हुआ है बेटा एनसीईआरटी में, डिस्टिलेशन अंडर रेड्यूस्ड प्रेशर, तो क्या होगा सी का फर्स्ट। ये देखो ये सी का फर्स्ट, यहाँ पे सी दिए रखा है सेकंड, मतलब यहीं से गलती हो गई है बेटा, ठीक है क्या। तो सी का यहाँ पे क्या हो गया बेटा फर्स्ट, और लास्ट में जो एनिलीन वाटर दिया है वो होता है बेटा स्टीम डिस्टिलेशन से। तो हमने क्लास में ये जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बोला भी था कि ये कुछ जीके टाइप का है और ये उठ के आ सकता है और आगे है, बहुत अच्छी बात। चलिए अच्छा ये हमारा इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो फॉर द रिएक्शन ए गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद 2b गैस, द बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज द हायर देन द फॉरवर्ड रिएक्शन
by a factor of 2500 at 1000 Kelvin। मतलब कुल मिला के आपको क्या बोला जा रहा है बेटा कि जो केवी है ना वो हायर है बेटा 2500 टाइम्स ऑफ केएफ। इट मीन्स केएफ बाय केवी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2500। ठीक है क्या? अब केएफ बाई केवी क्या होता है बेटा? केसी। तो केसी की वैल्यू क्या हो गई? 1 डिवाइडेड बाई 2500। अब हमसे क्या पूछ रहा है? केपी फॉर द रिएक्शन एट 1000 केल्विन बोल रहा है। तो बेटा केपी केसी रिलेशनशिप क्या होता है? केपी इज इक्वल टू केसी आरटी और पावर क्या हो गया? डेल एनजी। तो केसी हो गया बेटा 12500। आर की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं बेटा? देखो यहाँ पे आर की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? अच्छा आर की वैल्यू दी हुई है बेटा 0.0831। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? 1/12। और टेम्परेचर क्या है बेटा? 1000 केल्विन। टेम्परेचर क्या है बेटा? 1000 केल्विन। इस रिएक्शन का जो डेल एन जी है वो 2 - 1 क्या है बेटा? 1 है। क्या है? 1 है। तो सॉल्व करेंगे बेटा। तो सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1000, नीचे आ जाएगा 2500 और साथ में क्या आ जाएगा बेटा? 12। कट पिट करेंगे तो 1/30 के आसपास की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है बेटा? 0.033। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 0.033 इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। सर ये चलिए तो अगला सवाल है बेटा ऑर्गेनिक का बेंजीन डाइएजोनियम salt is prepared by the reaction of aniline with nitrous acid at 273 to 278 Kelvin. It decomposes easily in the dry state। बेटा बात एकदम सही है यार। बेंजीन डाइएजोनियम जो सॉल्ट होते हैं ना, ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, यहाँ पे आप देखेंगे ये N ट्रिपल बॉन्ड N2+ ही होता है। और आपको पता है कि N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है क्योंकि N2 बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये जो है ना N2 बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो ये जो कंपाउंड है ये अनस्टेबल है। और ये अनस्टेबल कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ही, मतलब 273 से 278 केल्विन पे ही क्या होता है? स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि तब इसमें हो रहा होता है रेजोनेंस, डबल सिंक। देखो पाई और पाई बॉन्ड क्या बेटा? कॉन्जुगेशन में है। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पे स्टेबल होता है, अदरवाइज ये क्या हो जाता है? इजिली डिकम्पोज हो जाता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। देन स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू द बेंजीन रिंग इज डिफिकल्ट and hence iodobenzene is prepared through the reaction of benzene diazonium salt with Ki in the light of the above statement। yes, तो सुनो बेटा क्या होता है ना कि जैसे अगर हम लोग बेंजीन में अगर हम लोग आयोडिनेशन कराते हैं, I2 देते हैं बेटा, तो यहाँ पर बनता चलो ये आयोडोबेंजीन हो गया। ये आपका सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है ना, ये क्या हो जाता है बेटा? ये बन गया AlCl3, आई एम सॉरी, जैसे यहाँ पे लुइस एसिड देता है बेटा AlCl3, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मिलता है I+ और यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बन जाएगा आयोडोबेंजीन। लेकिन साथ में बेटा बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? HI, और जो कि स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सामने वाले को फिर से क्या करता है? रिड्यूस करता है और अगेन ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ले जाकर बेंजीन और I2 में क्या हो जाता है? टूट जाता है। मतलब यहाँ पर बेंजीन से आयोडोबेंजीन आसानी से नहीं बन पा रहा है, रिएक्शन स्लो भी था। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है बेटा? यहाँ पे बोल रहा है कि ये डिफिकल्ट है। तो यस, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो हमको क्या करना पड़ता है कि हमको अगर आयोडोबेंजीन बनाना हो तो हम लेते हैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट और इसमें इसका ट्रीटमेंट करा देते हैं पोटेशियम आयोडाइड से, ताकि बेटा ये तो वैसे ही अनस्टेबल है, तुरंत N2 निकल जाएगा बेटा एज ए लिविंग ग्रुप और I- अटैक कर देगा और फाइनली बना देगा आयोडोबेंजीन। तो आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का क्या करते हैं? यूज करते हैं। मतलब स्टेटमेंट 2 भी क्या है बेटा? करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है how many products including stereoisomers are expected from the monochlorination of the following compounds। बेटा अगर मैं इसमें मोनोक्लोरिनेशन कराया Cl2 के साथ में अगर मैंने सनलाइट लिया तो कहां कहां पर Cl जुड़ेंगे? तो चलिए देखते हैं बेटा। देखो यार इस कार्बोनिल में 2 मिथाइल ग्रुप है, मतलब ये दोनों जो मिथाइल है ये आइडेंटिकल है, मतलब एक Cl यहां जुड़ सकता है H को एलिमिनेट करके। कौन सा रिएक्शन वैसे ये? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, राइट। तो एक Cl यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़े, एक ही बात है। तो चलो एक एक करके बनाते हैं। तो यहाँ पर एक H हटा के एक Cl जोड़ दो तो ये हो जाएगा CH2Cl, देन हो जाएगा CH CH3 CH2CH3। बेटा एक क्लोरीन जुड़ गया यहाँ पे, दूसरा क्लोरीन जुड़ जाएगा यहाँ पे, यहाँ बेटा यहाँ से भी एक H हटा दो, ठीक है, इसको ना छेड़कर इसको हटा दो तो ये हो जाएगा CH3C, यहाँ जुड़ गया बेटा CH3 CH2 CH3, ठीक है ना। एक क्लोरीन यहाँ पे भी जुड़ सकता है, यहाँ ना करके यहाँ जोड़ दो, ठीक है क्या। तो ये हो जाएगा आपका
CH3CH CH3CHCl CH3 और एक क्लोरीन बेटा यहाँ जुड़ सकता है, मतलब यहाँ पर तो एक और जो कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा CH3CH CH3CH2CH2Cl। तो अगर मैं आपको बोलूं इस कितने इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे मोनोक्लोरिनेशन के, तो ये हो जाएंगे 4, 1 2 3 और ये 4। लेकिन ये इंक्लूडिंग स्टीरियो बोला, क्वेश्चन में क्या बोला, इंक्लूडिंग स्टीरियो। तो बेटा अब स्टीरियो अगर बोला तो आपको देखना है कैरल कार्बन, तो जितने जगह कैरल कार्बन होंगे वो दो दो स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो चलो बेटा यहां पर मुझे बताएंगे इसमें कोई कैरल कार्बन है क्या? नहीं। कैरल कार्बन क्या होता है? ऐसे कार्बन जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसमें कोई भी ऐसा कार्बन जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हो नहीं, तो मतलब इसका एक ही कंपाउंड बनेगा, इसका एक ही कंपाउंड। इसमें अगर देखेंगे यस ये वाला कार्बन कैरल कार्बन हो गया, इसमें एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया, तीसरा H हो गया और चौथा क्लोरीन हो गया। अगर ये कैरल कार्बन हो गया तो डेक्स्ट्रो और लिवो दोनों फॉर्म में रहेगा, मतलब इसके कंपाउंड हो जाएंगे 2। ठीक है ना। इसमें कोई कैरल कार्बन है क्या? यस इसमें भी है, ये वाला कार्बन अगेन कैरल है, ये CH2Cl है, ये CH3 है, ये CH2CH3 और एक H है, ये भी कैरल कार्बन है। अगेन ये 2 फॉर्म में रहेगा, डेक्स्ट्रो और लिवो। यहाँ पर कोई कैरल कार्बन है नहीं, यहाँ पर कोई भी कार्बन कैरल कार्बन नहीं, मतलब ये भी बनाएगा 1। तो टोटल कितने बन जाएंगे? 1 2 और 4 6, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 6। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इस तरीके से ऑप्शन नंबर 6 जो होगा ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है among the given compound 1 2 3 the correct order of bond dissociation energy। बेटा आपको पता है बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। चलिए देखते हैं स्टार मार्क कहाँ कहाँ पे बेटा। एक है स्टार मार्क यहाँ पे जिसका हाइब्रिडेशन क्या है, अगर मैं इसको देखूं ये है आपका sp2 कार्बन, यहाँ पर ये sp कार्बन है और यहाँ पर है ये कार्बन है sp3। तो चलिए बेटा तो देखो sp यहाँ पर अगर ये हाइड्रोजन sp कार्बन जुड़ा हुआ है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम यहाँ पर है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम यहाँ पर है, मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, मतलब फर्स्ट की जो होगी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्या पूछा है? ये फर्स्ट नहीं, ये सेकंड है ना, ये सेकंड है, तो सेकंड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा। sp के बाद बेटा sp2 होगा, ठीक है ना, और देन और sp2 के बाद होगा sp3, मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ यहाँ पर है, मतलब बॉन्ड एनर्जी सबसे कम यहाँ पर। ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये सबसे इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके ब्रेक डाउन होगा। तो सबसे ज्यादा सेकंड, देन फर्स्ट, देन थर्ड। sp कार्बन है बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, मतलब हाइड्रोजन जो एटम है उसको अट्रैक्ट सबसे ज्यादा करेगा, मतलब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा मतलब बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। उसके बाद फिर sp2 और उसके बाद फिर क्या sp3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर। बेटा ब्रोमीन वाटर जो है ना Br2 के साथ में H2O, Br2 विद H2O, इसका कलर जो होता है बेटा वो रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो अगर ये जिसके साथ भी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा? डिकलराइज हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे बेटा ये साइक्लोपेंटेन है, एल्केन है, बेसिकली साइक्लो एल्केन। ब्रोमीन वाटर इसके साथ रिएक्ट नहीं करता। हाँ फिनॉल के अगर साथ अगर हम लोग देखें बेटा Br2 के साथ में अगर हम लोग H2O लेते हैं तो आपको याद होगा यहाँ पर क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हमको यहाँ से मिलता है Br+ और वाटर और पोलर मीड में के कंडीशन में यहाँ पर Br+ का कंसेंट्रेशन हमको बहुत ज्यादा मिलता है, और ये तीनों जगह अटैक करता है, ऑर्थो पे, पैरा पे और अगेन ऑर्थो पे। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाता है, मतलब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। वही कहानी एनिलीन के साथ भी होती है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है। और बेटा ये तो एल्कीन है, और एल्कीन में Br+ Br- का बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे एक Br इधर जुड़ जाता है, एक Br यहाँ पे जुड़, मतलब तीनों के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। और जब तीनों के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा? डिकलराइज कलर हो जाएगा, डिकलराइज हो जाएगा बेटा। मतलब यहाँ पर जो रिएक्ट नहीं करेगा, डिकलराइज नहीं होगा, वो है ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं आगे। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। बेटा ये बहुत ही तगड़ा सवाल है। देखिए क्या है यहाँ पर जो है ना RMgx एक्सेस में देकर रखा है, आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए था। चलो तो बेटा अब ये कार्बोनिल कंपाउंड आपने पढ़ रखा है यार। कार्बोनिल कंपाउंड में फॉर्मेल्डिहाइड जब ग्रीनहाउस से रिएक्ट करता है तो बनाता है फॉर्मेल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर दूसरे एल्डिहाइड बनाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन क्या बनाता है? टर्सरी अल्कोहल। तो देखो यहाँ पर ये क्या है? कीटोन है, तो कीटोन है, यहाँ से ये जो क्या मिलेगा बेटा? RMgx से R- मतलब CH3 माइनस है, और H3O+ से क्या मिलता है? H+। तो ये जो माइनस है ये बेटा अटैक करेगा इस कार्बन पर, और H+ यहाँ पे जाएगा, मतलब ये बन जाएगा टर्सरी अल्कोहल। मतलब इस कार्बन पे अगर हम लोग देखें तो ये तो हो गया आपका लाइक ऐसा, ये हो जाएगा OH, और यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका CH3, और बाकी ये कुछ ऐसा, ये CN।
ठीक है ना। अब देखो, अब साइनाइड भी है, तो साइनाइड भी है तो RMgx एक्सेस में बेटा ये इसके साथ भी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो आपको पता है साइनाइड के साथ कैसे रिएक्शन होता है, तो ये जो है ये C ट्रिपल बॉन्ड N है बेटा, हाँ जी। चलिए, तो ये CH3MgBr है, यहां से हमको क्या मिल जाएगा, CH3 माइनस, ये अटैक किया बेटा, यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये C, ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड, और बेटा H3O प्लस से आप लोग ले लो, H प्लस थोड़ा फास्ट कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे NH हो गया। फिर से फर्दर ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। जब ये हाइड्रोलिसिस होगा बेटा, तो ये पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हम की पॉइंट ध्यान रखते हैं, कार्बन की तरफ हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं और NH की तरफ हाइड्रोजन ले लेते हैं, मतलब ये बन जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, ये बन गया कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन, और यही ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में है, मतलब ये तो बन गया टर्सरी अल्कोहल, और ये जो CN है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O CH3। बट ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि बेटा RMgx एक्सेस में अगेन ये फिर से इसमें अटैक करेगा और अगेन इसको कन्वर्ट करेगा टर्सरी अल्कोहल में, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब अगेन ये माइनस और ये प्लस में बेटा ब्रेक होगा, और CH3 माइनस है वो फिर से इसमें अटैक करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा टर्सरी अल्कोहल में, मतलब फाइनल आंसर होगा ये टर्सरी अल्कोहल, दोनों साइड। ठीक है क्या बेटा, तो ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा ये अगेन जो है वो सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, which of the following aqueous solution will exhibit higher boiling point। तो बेटा हायर बॉइलिंग पॉइंट के लिए समझो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा एलिवेशन उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, और जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जितना ज्यादा, मतलब मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन जितना ज्यादा है ना बेटा, डेल टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। अब कंसंट्रेशन तो ये भी 0.101 है, ये भी 0.01 है, ये भी 0.01 है, और ये भी 0.15 है। लेकिन अगर हम लोग चेक करें बेटा, ये तो यूरिया है, इसका आई फैक्टर तो क्या है बेटा 1, इसका आई फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा सल्फेट Na2SO4, मतलब 2 सोडियम 1 सल्फेट, मतलब आई क्या हो जाएगा 3, मतलब ये हो जाएगा 0.01 और ये हो जाएगा आपका 0.03। इसका क्या हो जाएगा बेटा 2, तो आई क्या हो जाएगा बेटा 2, तो ये हो जाएगा 0.02, और बेटा ये है 0.0115C6H12O6, तो इसके लिए हो जाएगा 0.015। अब देखिए बेटा एक है 0.012, एक है 0.03, एक है 0.03, तो जाहिर सी बात है बेटा इसका कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल सबसे ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल ज्यादा होगा बेटा, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन सबसे ज्यादा होगा सी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। चलिए सर, चलिए तो अगला सवाल है बेटा, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, तो ये तो बड़ा इजी सवाल है यार। हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया का फॉर्मेशन होता है और उसमें कैटलिस्ट अपन क्या लेते हैं, आयरन, तो ए का हो जाएगा फर्स्ट। वाकर ऑक्सीडेशन में अपन लेते हैं बेटा PDCl2 यहाँ पर, तो ये तो बी का हो जाएगा सेकंड। और विल्किंसन कैटलिस्ट जो होते हैं वो रोडियम का एक कॉम्प्लेक्स होता है, अगेन वो यही है, ठीक है ना, RHCl ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, ठीक है। और जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है बेटा TiCl4 और R3L, R जहाँ पे यहाँ पे मिथाइल दिया हुआ है, तो इसमें तो कहीं कुछ सोचने का नहीं था, डी का हो जाएगा 4, ए का 1, बी का 2, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए सर, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो ये है कि अगेन अपना सॉल्यूशन है बेटा, 5 moles of liquid X and 10 moles of liquid Y make a solution having a vapor pressure of pure X and Y are 63 and 78 torr respectively. Which of the following is true regarding the described solution? तो बेटा आपको P0X दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, P0X दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा 70 टॉर, ठीक है, सॉरी 63, और Y का दिया हुआ है बेटा, और Y का दिया हुआ है
78 टॉर, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें राउल्स लॉ लगाएं बच्चों, तो px क्या हो जाएगा बेटा 63, मतलब p नॉट x, और इसका मोल फ्रैक्शन क्या है बेटा 5 मोल्स ऑफ लिक्विड x 10 मोल्स ऑफ लिक्विड y में, तो ये हो जाएगा बेटा 5 मोल टोटल 15, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 21, तो ये आ जाएगा 21 टॉर रेस्पेक्टिवली, ठीक है क्या। अब पी नॉट वाई देखो बेटा, तो ये पी वाई देख लो, पी वाई क्या है 70, पी नॉट एक्स है 78, 10 मोल्स जो है टोटल 15 मोल्स में है, 5 2 जा 5 3 जा। अब देखो ये हो जाएगा 26, क्या हो जाएगा बच्चे 26 इंटू 2 कितना हो जाएगा 25 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 52 टॉर। तो बेटा पी टोटल कितना हो गया बच्चे, पी टोटल अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ आना चाहिए बेटा 73 टॉर, और है कितना, अभी एक्सपेक्टेड आ कितना रहा है बेटा 70 टॉर, मतलब जितना होना चाहिए था उससे कम है, मतलब नेगेटिव डेविएशन है। द सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन, नहीं द सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन, बिल्कुल सही, और एक सही है तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन आइडियल नहीं है, आइडियल होता तो रॉल्स लॉ को ओबे करता। द सॉल्यूशन हैज वॉल्यूम ग्रेटर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल वॉल्यूम, सब फालतू बातें हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए लेंगे सर। बेटा दिया हुआ है शुगर एक्स जो है, ये कौन कौन सा करेक्ट है हम लोग देख लेते हैं, या अच्छा एक्स के बारे में बताना है, राइट। तो ये हनी में मिलता है, ठीक है। कीटो शुगर है, तो बेटा चलो अब यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कीटो, तो कीटो शुगर कौन होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज तो एल्डिहाइड होता है, ठीक है ना बेटा। फ्रक्टोज, यस ये कीटोसिस फैमिली का होता है, ये कीटो शुगर होता है। माल्टोज, और अगर हम लोग ये तो बेटा डाइसैकेराइड से, तो इससे तो कुछ बनना नहीं है, ठीक है ना। तो ये कीटो है और ये एल्डिहाइड है। तो सबसे पहले तो हमारा जो ऑप्शन जो हम जा रहे हैं वो किसकी तरफ जा रहे हैं, फ्रक्टोज की तरफ। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। एग्जिस्ट इन अल्फा एंड बीटा फॉर्म, यस ये अल्फा और बीटा फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, और ये लिवो रोटेटरी होता है, यस ये डी माइनस फ्रक्टोज होता है जो कि लिवो रोटेटरी होता है, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। अगला है आइडेंटिफाई द सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। बेटा ये ईस्टर है, और ईस्टर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एल्डिहाइड में। अरे यार ये तो आप लोग को आपने कितनी बार पढ़ रखा है कि डाइबल एच जो होता है ना, डाइबल एच वो साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिसिस के बाद, और साथ में वो ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है डाइबल एच, मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे डाइबल एच आप देख पा रहे हैं, डाइबल एच क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, फॉलो बाई क्या बेटा हाइड्रोलिसिस। और ये क्या करता है, रिडक्शन करता है बेटा, डाइबल एच जो है ये रिडक्शन करेगा, एक एच इधर एक एच इधर, ये बन जाएगा एल्डिहाइड बेंजोएल्डिहाइड, और इधर बन जाता है अल्कोहल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। बेटा ये तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना, ये तो वैसे भी नहीं कर पाएगा, ये स्ट्रॉन्ग है, ये तो यार ईस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर अगेन H2 विद PD विद BSO4 जो है ये एसिड हैलाइड का करता है, ये ईस्टर का रिडक्शन नहीं करता। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। गिवन बिलो अ 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड, ठीक है। असर्शन बोल रहा है बेटा यहाँ पर आपको 1 2 3 4 यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, ये SN2 रिएक्शन करता है फास्टर देन नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड से। बेटा यस, क्योंकि इसमें एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, बेटा साइज ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे बॉन्डिंग ज्यादा होगा और आसानी से ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप अच्छा है, दैट्स व्हाई SN2 रिएक्शन इसका ज्यादा होगा किससे, इससे, ठीक है। स्टेटमेंट असर्शन क्या है, करेक्ट है। रीजन क्या बोला है, आयोडीन इज अ बैड, यही तो बोला है यार, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स, यस। तो बेटा ये भी सही है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ने आगे नेक्स्ट। चल अब आया बेटा थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, और ये हमारा अभी तक जो फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन था ना, तो ये थोड़ा सा तकलीफ दे रहा था बच्चों को, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है ना बेटा, तो ये बहुत आसानी से बनेगा। जैसे देखो, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ Ba2+ इज, आपको ये चाहिए, क्वेश्चन में क्या चाहिए बेटा, Ba2+ का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए। अब क्या क्या दिया है देखो, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन दिया है -216 किलो कैलोरी पर मोल,
स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ BaSO4 दिया है -4.5 किलो कैलोरी पर मोल, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BaSO4 दिया है -349 किलो कैलोरी पर मोल। एक काम करते हैं, पहले सोचते हैं कि अपन क्या करते हैं, BaSO4 जो एक्वस है उसको अपन क्या बना रहे हैं, BaSO4 सॉलिड। हमारा रिएक्शन ये है। अब ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, मतलब ये क्या हुआ बेटा, एक्वस से क्रिस्टल बना, मतलब स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको दिया हुआ है क्या, -4.5 किलो कैलोरी पर मोल, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको जब कोई रिएक्शन दी हुई होती है तो आप इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हो, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप प्रोडक्ट साइड की फॉर्मेशन एंथैल्पी लो, प्रोडक्ट साइड की सारी फॉर्मेशन एंथैल्पी लो और रिएक्टेंट साइड से माइनस कर दो, और रिएक्टेंट साइड से क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो, माइनस कर दो। अब प्रोडक्ट में क्या है, BaSO4 सॉलिड, लेकिन BaSO4 सॉलिड के लिए हमको जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है बेटा, -349 किलो कैलोरी दिया हुआ है। अब आते हैं रिएक्टेंट में, BaSO4 एक्वस, लेकिन यहां तो सेपरेटली Ba2+ का पूछ रहा है और सल्फेट का दिया हुआ है, तो क्या करें, तो बेटा एक काम करो, जब दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो एंथैल्पीज क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्यों ऐड हो जाती है, क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो बेटा Ba2+ का जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है वो हमको पता नहीं है, और सल्फेट की जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है बेटा वो हम लोगों को दिया है -216 किलो कैलोरी पर मोल। तो फिर क्या करें, ये देखो, ये इसको और इसको ऐड कर दिए तो ये x माइनस प्लस, सॉरी इसको ऐसा कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन एंथैल्पी अगर मैं बोलूं किसकी, BaSO4 एक्वस की, तो मैं बोल सकता हूं x प्लस -216 किलो कैलोरी। क्लियर है क्या, तो यहां पे अपन ऐड कर देते हैं बेटा x -216 किलो कैलोरी, और ये जो एंथैल्पी है इसकी वैल्यू क्या है, -4.5। क्लियर है क्या, तो देखो अगर ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये -x हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, -349 -x प्लस 216 इज इक्वल टू -4.5। अगेन इसको अपन थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो x की जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है बेटा, x उधर जाएगा, ये इधर आएगा, -349, क्लियर है क्या, प्लस 4.5 प्लस 216। सॉल्व करेंगे बेटा तो देखो ये प्लस में 216 माइनस में 349, मतलब 100 का डिफरेंस यहाँ आया, और 120 और 124.4, बेटा इसका आंसर आने वाला है -128.5। ये आपका सही है। ठीक है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट सर। चलिए, तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, ठीक है ना, बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर्स। बेटा ये ना अच्छा क्वेश्चन बन जाता है जब आपको स्ट्रक्चरल के साथ स्टीरियो बोल देता है। तो ऑफ साइक्लिक ईथर्स, बच्चों ध्यान रखना ईथर बोला है, साइक्लिक ईथर, ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज C4H8O। तो बेटा आपको ये देखकर समझ में आ रहा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का तरीका आपको पता है। ऑक्सीजन जो होता है उसको अवॉइड करते हैं, C4H8 देखेंगे तो ये एल्किन दिख रहा है, एल्किन मतलब एक पाई बॉन्ड है, मोनो एल्किन है, एक पाई बॉन्ड है मतलब DU1 है, आपको पता है वैसे फॉर्मूला निकालना, पर मैं आपको फास्ट जो बताया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, 1 है, मतलब यस ये तो साइक्लिक कंपाउंड होगा। तो चलो देखते हैं बेटा, तो सबसे पहले 4 कार्बन के ईथर बनाते हैं। अब आपको देखो 4 कार्बन, टोटल मेंबर कितने होंगे, 5, तो एक ऑक्सीजन और 4 कार्बन मिला के ये 5 मेंबर का आपने बना दिया ईथर, तो ये ईथर हो गया पहला ईथर। अब आप नंबर ऑफ कार्बन कम करते चलो, पहले 4 कार्बन का ईथर बना दिया, अब 3 कार्बन का ईथर बना दो, तो ये हो जाएगा आपका 3 कार्बन का ईथर, लाइक ये ऐसा, और एक जो मिथाइल है वो उसका जो है बेटा वो ब्रांचिंग में रहेगा, और इसका पोजीशन चेंज करो, पहले यहाँ पर था बेटा, अब इसको चेंज करके आप सेकंड कार्बन पे ले, लाइक ऐसा। अब आगे मैं और बढ़ाऊंगा तो आइडेंटिकल हो जाएगा, तो ये 4 कार्बन का ईथर हो गया। अब और कम करो, 3 कार्बन के ईथर में आ जाओ, तो 2 कार्बन के ईथर में आ जाओ, तो ये हो जाएगा आपका 2 कार्बन का ईथर। इसमें 2 जो कार्बन होंगे वो एक बार मिथाइल के फॉर्म में रख दिया बेटा, लाइक ये ऐसा, और एक बार हम लोग करेंगे
दोनों को अलग अलग, ये ऐसा, ठीक है ना, उसी में ही, और अगेन पोजीशन चेंज कर देंगे, एक इधर और एक इधर। तो ये बन गए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कितने? 3 और 3 6, तो 6 बन गए स्ट्रक्चरल। लेकिन अब आपसे ये बोला है साथ में स्टीरियो, तो स्टीरियो में हमको देखना है बेटा या तो सिस ट्रांस और साथ में क्या बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये अपने शो कर रहे हैं कि नहीं। तो चलो बेटा यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड है, सिस ट्रांस के लिए क्या होना चाहिए था, कम से कम 2 कार्बन ऐसे हो जो sp3 हो और उनसे जुड़े हुए जो ग्रुप है वो क्या हो, डिफरेंट हो। यार इसमें तो ऐसा तो है नहीं, तो ना तो ये OI शो करेगा ना, अच्छा OI कैसे शो करेंगे, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और एक्टिव होगा तो उसके 2 फॉर्म मिलेंगे। तो बेटा ना तो ये GI शो करेगा ना ये OI, मतलब इसका एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है जो कि ये खुद है, ये 1। यहां पर देखेंगे बेटा अगेन ना ये GI शो करेगा ना ये OI शो करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है बेटा, ये मिथाइल यहाँ पर, आई एम सॉरी बेटा, ये जो है ना ये सिस ट्रांस शो नहीं करेगा, पर ये सिस ट्रांस शो नहीं करेगा, पर ये ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि ये कार्बन क्या है, कायरल है। ये कार्बन कायरल है तो ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एक D और एक L, मतलब ये बनाएगा 2, ठीक है ना, एक D और एक L। यहाँ पर अगेन देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है और ये सिस ट्रांस में शो नहीं करेगा, मतलब अगेन इसके कितने बनेंगे, 1। यहाँ पर अगेन मैं देखूं तो ये अगेन कार्बन कायरल है, क्योंकि एक ग्रुप ये हो जाएगा, एक H हो जाएगा, ठीक है ना, और इधर से क्लॉकवाइज घूमो और एंटी क्लॉकवाइज घूमो बेटा, अलग अलग है, मतलब अगेन ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब ये अगेन बनाएगा 2 कंपाउंड D और L। यहाँ पर फिर से अगर मैं देखूं बेटा ये GI शो नहीं कर रहा है और साथ में ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब अगेन ये एक ही फॉर्म में प्रेजेंट होगा। फिर से अगर देखें तो ये GI शो करेगा। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, अगर ये GI शो करेगा तो ये एक बार ये सिस फॉर्म में होगा और एक बार ट्रांस फॉर्म में होगा। तो जब ये सिस फॉर्म में होगा तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा तो वो सिस फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बट ट्रांसफॉर्म जब होगा तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा और तब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि इसके 2 फॉर्म पहले बनेंगे, एक बनेगा सिस, दूसरा बनेगा ट्रांस। अब सिस फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होने की वजह से वो एक ही बनेगा, लेकिन ट्रांस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होने की वजह से ये 2 फॉर्म में मिलेगा, मतलब ट्रांस के 2 और सिस के 1, तो यहाँ पर टोटल इसके बन जाएंगे 3, ठीक है ना। ये फॉर्मूला भी बनता है, मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली बताया। तो इसके हो गए 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 1 8 और 2 10, मतलब इसके टोटल जो आइसोमर्स होंगे वो होंगे 10। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन। ठीक है, चलो बेटा ऐसे जो क्वेश्चंस है, देखो इसमें डाइपोल मोमेंट बोला। अब आप लोग कई बच्चे यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर इसको ध्यान में नहीं रखते, तो ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। देखते हैं कौन से करेक्ट है, उसके जगह पे कौन से इनकरेक्ट है वो भी आप देख सकते हो। तो पहला ऑप्शन थोड़ा सा भी छोड़ देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोला नंबर ऑफ लोन पेयर्स। बेटा मुझे बताओ इसमें कितने लोन पेयर हैं? इसमें लोन पेयर होते हैं 3, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है। इसमें लोन पेयर है 1, इसमें लोन पेयर है 2। तो बेटा मुझे बताओ क्या इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर था? नहीं, मतलब बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट है, पूछा है करेक्ट, तो बेटा बी इनकरेक्ट, मतलब यार बी वाला तो ये हो जाएगा एलिमिनेट, 2 और 4 हो जाएंगे एलिमिनेट। बचा 1 और 3, और 1 और 3 में ए तो क्या है, कॉमन है। अब आप देखो डी और सी को, तो चलिए देखते हैं डी और सी। बेटा सी वाला अगेन बॉन्ड लेंथ है, आप कर सकते हो, पर ये थोड़ा सा आप लोग के लिए टफ लग रहा है। आप सी एक बार डी देख लो। डी में N2O2 और H2, जिससे मुझे बॉन्ड एंथैल्पी यार N ट्रिपल बॉन्ड N बॉन्ड सबसे ज्यादा है, मतलब इसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। देन O2 O डबल बॉन्ड O, देन H2 सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ रहा है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ते जा रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं, बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ते जा रहे हैं, मतलब डी जो है वो है करेक्ट, मतलब ए एंड डी जो होगा वो होगा करेक्ट। अदरवाइज आप बाकी भी चेक कर सकते थे। ओ और एच में बेटा बॉन्ड लेंथ OH और CH में अगर देखें तो H तो दोनों में कॉमन है, O की साइज कम होती है, कार्बन की साइज ज्यादा होती है। जब कार्बन की साइज ज्यादा है तो इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, जो कि यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो ये सी भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। डाइपोल मोमेंट में बेटा वाटर एक अच्छा पोलर कंपाउंड होता है, मतलब डाइपोल मोमेंट वाटर का ज्यादा होता है अमोनिया से, और अमोनिया का ज्यादा होता है CH_Cl3 से, मतलब ए भी क्या है करेक्ट है। ए और डी यहाँ पर होंगे करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल सर। बेटा ये जो अपना सवाल है ना, ये अगेन इक्विलिब्रियम से है। हायर यील्ड ऑफ NO है ना, रिएक्शन आपको दी हुई है N2 + O2 gives 2NO कैन बी ऑब्टेन्ड एट डेल एच ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है +180। अपने को क्या चाहिए, ये प्लस मतलब क्या है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रिएक्शन को सपोर्ट मिलता है, और Kc बढ़ता है उसको मेंटेन करने के लिए। चलो XYZ
टेम्परेचर बढ़ाने, एंडोथर्मिक रिएक्शन में बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। यहाँ पे हमको NO की ही यील्ड चाहिए तो हायर टेम्परेचर सही है, लोअर टेम्परेचर गलत है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ N2 सही है क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड साइड, हायर कंसंट्रेशन ऑफ O2 सही है मतलब ACD सही है, मतलब ACD सही है मतलब फोर्थ इज द करेक्ट। नेक्स्ट 89, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 0 पॉइंट बीटा, रेट कांस्टेंट तुमको दिया हुआ है 0.03 है ना पर सेकेंड, ठीक है क्या। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 7.2 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू गेट रेड्यूस टू 0.9 मोल पर लीटर। मतलब ये ऐसा है कि 7.2 मोल पर लीटर और बाद में कितना हो गया 0.9 मोल पर लीटर, तो ये बेटा 8 टाइम्स कम हो गया। मतलब A से क्या हो गया बेटा, A नॉट का हुआ A नॉट बाई 2, फिर ये हो गया बेटा A नॉट बाई 4, फिर कितना हो गया A नॉट बाई 8, क्योंकि इसका ये क्या है बेटा 18, तो इसका ये A नॉट था तो इसका 18 कितना हो जाएगा 0.9। तो अब ये बोल रहा है बेटा कि रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ था तो टी हाफ क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा बेटा 0.693 डिवाइडेड बाई के 0.693 और के कितना है बेटा 0.03, ये आपका हो गया 231 और 23.1 सेकेंड, ये आपका टी हाफ आ गया। तो बेटा यहाँ पे 23.1, ये भी 23.1 और ये थर्ड हाफ लाइफ भी कितना हो गया 23.1, मतलब 69.3 सेकेंड। आंसर क्या हो जाएगा 69.3 सेकेंड। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। Which one of the following reactions does not belongs to Lessagne test? तो बेटा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनता है, ये देखो सोडियम कार्बन और नाइट्रोजन, एक्चुअल में नाइट्रोजन सल्फर और हेलोजन है, कार्बन क्यों आया बेवजह आया, यही वाला है बेटा। आंसर सही हो गया तुम्हारा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट सवाल है।